Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। GS365 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कोमल चौधरी और एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे अपना करंट सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे आज के हमारे टॉपिक कि हम अपने टॉपिक कौन कौन से जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आपको पता चल जाएगा अभी विदिन 10 सेकेंड कि हमारे जो क्लास है उसके लिए क्या क्या टॉपिक हमने रखे हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वी हैव टू स्टार्ट आवर क्लास विद द टॉपिक्स। सो हमारे टॉपिक्स हैं, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो 28 जुलाई को मनाया जाता है, उसको जानेंगे। फिर एक फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट का, उसे समझेंगे। नेक्स्ट हमारा है एक पहल शुरू की गई है WHO के द्वारा, ग्लोबल स्पेक्स 2030। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि 28 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस, उसको भी जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, समझेंगे इसे भी। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि मिशन वात्सल्य एक पोर्टल लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, उसे हम जानेंगे, वो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है ट्रेसर्स, उसको हम जानेंगे। तो आज बहुत ही कम न्यूज़ है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलीवेंट न्यूज़ है। सो गिव मी ओनली 20 मिनट्स सो दैट आई कैन कंप्लीट योर करंट अफेयर्स फॉर द 27 जुलाई। ठीक है सर, सॉरी 28 जुलाई। ठीक है, तो क्लियर करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिफोर इट, जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिलेवेंट वीडियोस। हमारी वीडियोस में हाय हू हल्ला ऐसी नहीं होती हैं, काम पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, रिलेवेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन विदाउट वेस्टेज ए सिंगल मिनट। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज हमारा है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है प्रकृति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बनाना। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, प्रकृति के बारे में आप समझ जानिए कि प्रकृति हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों? प्रकृति पहला एक खाद्य श्रृंखला का पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, प्रकृति बहुत सारे जीव जंतुओं का घर है। नंबर 2, प्रकृति बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए रहने का, खाने का क्या है, एक साधन है। अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं बात को सिंपल एक पेड़ को ले लेता हूँ, पेड़ एक एग्जांपल लेते हैं, एक पेड़ ले लेते हैं बड़ा। ठीक है, आप घर में हैं, अपने एसी में बैठे हो, तो आप शायद आपको उस पेड़ की वैल्यू नहीं पता है, बट कुछ टाइम के लिए लाइट ना हो और आपके पास ऐसे संसाधन नहीं है जिससे आप अपना एयर कंडीशन ऑन कर सकें। ठीक है, तो आप फील करेंगे उस ताज़ी हवा को जो उस पेड़ के द्वारा आपको दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, आप कहीं जा रहे हैं, बारिश हो जाए तो आप उस पेड़ के नीचे रुक सकते हैं अगर आप रास्ते में हैं तो। मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ जो चीज़ें हमें एज ए ह्यूमन हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं। उपयोगिता हम चीज़ें जब हमें ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ ज़रूरत के समय पे मिलती है तब हम उसको उपयोगिता को मानते हैं। आप ये समझिए, जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ ने दिया और सेलेक्ट हो गया, तो क्या लगता है आपको वो कैसा ऑफिसर बनेगा? वो बहुत ही एरोगेंट ऑफिसर बनेगा। ठीक है, उसे ये लगता है कि बहुत ही आसान है चीज़ें, बट जिसको उस चीज़ का महत्व पता है, अगर उसे वो चीज़ मिले तो वो उस चीज़ की इज्जत करता है। इसी तरीके से हम समझे उस पेड़ की कहानी को मैं बताता हूँ कि अगर पेड़ बारिश होगी तो आपको छाँव से, बारिश होगी तो आपको बूंदों से बचाएगा। धूप में आप जा रहे हैं रुकने के लिए, आप छाँव में बैठेंगे तो आपको छाँव भी देगा। ठीक है, फिर फूलदार है, फलदार है तो आपको फल भी देगा। तो आप ये समझिए कि एक खाद्य श्रृंखला का पार्ट है पेड़। अगर खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं मानव समाज के लिए, मानव के लिए भी, उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। यानी कि प्रकृति का संरक्षण अगर ना किया जाए तो मानव के अस्तित्व के संरक्षण के लिए भी आप कदम नहीं उठा रहे हैं, आप ये समझिए।
ठीक है, तो प्रकृति संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव के अस्तित्व के लिए। आप इस तरीके से जोड़ के इसे समझिए, राइट। तो प्राकृतिक सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और एक स्वस्थ स्थिर समाज और सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हैं। हमने बात की कि बहुत सारे जंतुओं का, जीवों का, पक्षियों का घर होता है प्रकृति। हमारा भी घर, मानव का घर भी प्रकृति है। कुछ लोग रह रहे होंगे सीमेंटेड मकान में, लेकिन प्रारंभ में, इतिहास में मानव भी, प्रकृति ही मानव का घर हुआ करती थी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ थीम को लेके 2025 का थीम, तो थीम क्या है? रिस्टोरेशन, रेजिलियंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप थीम को याद रखेंगे। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, so you cannot avoid this and ignore this. So I request everyone, please kindly be attentive in the class. Theme is very important regarding your exam. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक पहल शुरू की है, ग्लोबल स्पेक्स 2030, यानी कि WHO ने एक पहल शुरू की है, ग्लोबल स्पेक्स 2030। किसने प्रारंभ किया? WHO ने किया। एक वैश्विक पहल है, यानी कि विश्व स्तर की पहल है। लक्ष्य क्या है कि 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सेवा सुविधाएं प्रदान की जाए। यानी कि लक्ष्य ये है कि 2030 तक आंखों की देखभाल के लिए अफोर्डेबल सेवाएं सुनिश्चित की जाए। यानी कि आंखों का देखभाल करना इतना महंगा ना हो जाए कि लोग उसे अफोर्ड ही ना कर पाए। क्योंकि आप ये चीज़ समझिए, आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आपके चश्मे लग जा रहे हैं। ठीक है, आप नहीं पढ़ रहे तो भी चश्मे लग जा रहे हैं। खान पान चेंज हो रहा है, शरीर में एनर्जी है नहीं, चश्मे लग गए मेरी तरह। ठीक है, तो ऐसा नहीं है पढ़ने से चश्मे लग रहे हैं, बिना पढ़ने वाले के चश्मे लग जाते हैं। आईसाइट वीक हो रही है, खान पान चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? समाज बदल रहा है। समाज के बदलाव के साथ जो खान पान है, जो खान पान की सभ्यता है, वो भी परिवर्तित हो रही है। जब वह परिवर्तित होगी तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी दिखेगा। तो हर व्यक्ति को जल्दी आप देखेंगे, शहरों में देखिए, ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल दिखेगा कि हर व्यक्ति की आंखों में चश्मा दिख जाएगा नॉर्मली। ठीक है, आप भी जाएंगे तो आपकी आंख में भी चश्मा लग ही जाएगा। ठीक है, आप नहीं लगवा रहे, वो अलग बात है। तो WHO ने क्या कहा है कि आंखों की देखभाल के लिए जो सेवाएं हैं उनको अफोर्डेबल बनाना है 2030 तक, यह लक्ष्य रखा गया है। क्लियर पॉइंट। इसमें हम बात करें चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, इस पर विशेषतः केंद्रित है। WHO के जो लक्ष्य हैं वह विशेषतः किस पर निर्भर है, किस पर लक्षित है, टारगेट किसको किया जा रहा है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को लेकर। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि तो दोनों ही कॉन्सेप्ट 9th और 10th के हैं, तो यहाँ बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने भी बात की कि हम 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी तरीके से हम 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यह भी इवेंट हर साल मनाया जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? वायरल हेपेटाइटिस के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना। यानी कि जो हेपेटाइटिस है उसके बारे में समाज में जागरूकता फैलाना उद्देश्य है। आप एक सिंपल सा याद रखिए कि जब भी हम किसी भी इवेंट को पढ़ेंगे, किसी भी इवेंट को, तो उसका उद्देश्य ये जरूर होगा समाज में जागरूकता फैले। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है, यह रहता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपको समाज को जागरूक जरूर करना होता है, तभी आप उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यह एक प्राइमरी उद्देश्य जरूर रहता है कि समाज में जागरूकता फैलाना। ठीक है, जागरूकता को बढ़ाना, राइट। तो इसी तरीके से इस इवेंट में भी हम ये पॉइंट रख सकते हैं अपना कि वायरल हेपेटाइटिस के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाना, यह हमारा उद्देश्य रहा है। ठीक है, जो क्या पॉइंट्स हैं कि यकृत में सूजन हो सकती है। ठीक है, एक सेकेंड, यकृत में कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हम देख सकते हैं। पॉइंट ये है कि 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? 28 जुलाई को डॉक्टर बारूक पिलमवर्ग, कौन है? डॉक्टर बारूक पिलमवर्ग के जन्मदिवस के रूप में चुना गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हेपेटाइटिस बी की। तो इन्होंने हेपेटाइटिस बी
वायरस की खोज की थी, इसलिए इनके जन्म दिवस के रूप में हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसका इन्होंने परीक्षण और टीका विकसित किया, इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन 2025 का थीम क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। थीम क्या है बेटा? लेट्स ब्रेक इट डाउन। क्लियर पॉइंट है? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारा? नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बाल संरक्षण सेवाओं को मजबूत करने के लिए संशोधित मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो मिशन वात्सल्य है क्या? पॉइंट ये आना चाहिए पहला। ठीक, कब स्टार्ट किया गया था ये आना चाहिए। दूसरा, किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया, ये पॉइंट। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ही मिशन वात्सल्य लॉन्च किया गया था। ठीक, कब लॉन्च किया गया था? जब कोविड-19। मिशन वात्सल्य है क्या, आप तभी समझ जाएंगे कब लॉन्च किया गया होगा। तो मिशन वात्सल्य है एक प्रोग्राम जहां पर कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उन बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना, उन बच्चों के लिए शिक्षा प्रोवाइड कराना, उन बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराना इस मिशन के अंतर्गत आता है। बच्चों की वित्तीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना कोविड-19 का। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, राइट। अगर अब हम बात करें कि जो मिशन वात्सल्य है यह है एक केंद्रीय प्रायोजित योजना थी। कैसी योजना बेटा? यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। कैसी योजना है? केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। तो आप एक चीज समझ लीजिए, जब आप योजना पढ़ते हैं, कोई भी योजना पढ़ेंगे आप, कोई भी योजना आप जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या आपको पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्या पढ़ना है योजना में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कब स्टार्ट हुई, कब प्रारंभ हुआ, उसका हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कब प्रारंभ हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। दूसरा पॉइंट हमारा है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय बताइए साहब। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर उससे संबंधित कोई नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी क्या बेटा? नोडल एजेंसी से संबंधित है तो आप वो याद रखेंगे। कौन याद रखेंगे? नोडल एजेंसी आप याद रखेंगे। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है बेटा, इतनी चीजें आपको किसी योजना के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा जाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बट ये मैंडेटरी चीज़ें जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर आप आगे जाएंगे तो इस योजना का प्रभाव भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम रख सकते हैं इस योजना का प्रभाव। प्रभाव किस पर? समाज पर। अब ये मेंस की तरफ जा रहा है, ठीक है, सिविल्स मेंस की तरफ। समाज पर प्रभाव क्या है? अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक व्यवस्था पर। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, हमारे जो मध्यम वर्ग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मध्यम वर्ग। ठीक है, जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप ऐड करके रख सकते हैं। महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक सेक्शन बना सकते हैं महिलाओं पर। आप जब कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी बहुत हाईलाइट है दिव्यांगों के लिए, बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। तो कोशिश कीजिएगा कि वो न्यूज़ अगर दिव्यांगों से रिलेटेड है तो दिव्यांगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है? ये एनालिसिस का पार्ट है। किसका पार्ट है? एनालिसिस का। एनालिसिस काम आता है यूपीएससी में। तो जो बच्चे एसएससी की बात करें वो सब इधर रहेंगे, इस तरफ उनको कहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो सिविल्स के लिए देख रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं वापस अपनी योजना पर। तो हमारी योजना है, एक चीज और रहेगी बेटा कि योजना किस प्रकार की है। योजना का टाइप, योजना का टाइप ये हमें पता होना चाहिए। 3 प्रकार की योजना होती है, केंद्रीय योजना, राज्य क्षेत्र की योजना, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा होता है केंद्रीय प्रायोजित योजना, जो भी हम पढ़ रहे हैं, केंद्रीय प्रायोजित योजना। ठीक है, डिफरेंस बताता हूं तीनों में। जो केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होगी और क्रियान्वित की जाएगी,
ऐसी योजनाओं को बोला जाता है केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं। इसी तरीके से मैं बात करूं राज्य क्षेत्रीय योजनाओं को लेकर, तो राज्य सरकार के द्वारा फंडेड और क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को हम बोलते हैं राज्य क्षेत्र की योजनाएं। इसी तरीके से केंद्रीय प्रायोजित योजना क्या होती है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसी योजना को फंड करते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे केंद्र प्रायोजित योजनाएं। तो मिशन वात्सल्य इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आता है। तो भाई मेरे, जो बच्चे सिविल्स को देख रहे हैं उनको तो पूरा पढ़ना है। यहाँ ये वाला सेक्शन भी आप पता होना चाहिए, ये वाला पता होना चाहिए, ये वाला पता होना चाहिए। किसी भी योजना को आप उठाइए तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे, कब प्रारंभ हुआ, मंत्रालय कौन सा है, नोडल एजेंसी है तो वो देखेंगे, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्लियर। अगर ये लक्ष्य है, मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, सिविल्स वालों के लिए, अगर ये लक्ष्य महिलाओं से रिलेटेड है तो भाई ये तो ये मान लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। महिलाओं के लिए हो गया, या फिर जनजाति क्षेत्र से हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी जो संवेदनशील वर्ग है उससे संबंधित हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। एसडीजी से संबंधित हो गया इसका लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। इनसे संबंधित अगर कोई न्यूज़ है तो आपको इस तरीके से न्यूज़ को कवर करना है। ठीक है, क्लियर। तो अपनी न्यूज़ कवर हो गई, अपनी योजना कवर हुई सभी तरीके से। ठीक है, यह योजना कब प्रारंभ हुई। अब डेट देखो, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, कोविड-19 के समय पर स्टार्ट हुई थी। अब आप डेट मुझे बताएंगे कब प्रारंभ हुई थी, डेट आप मुझे बताएंगे कब प्रारंभ हुई थी। ये आपके लिए हो गया होमवर्क। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि नासा ने ट्रेसर्स टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉग्निशंस सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया। ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा कैसे करता है। यानी कि जो मौसम में एकदम तूफान आता है, पृथ्वी के सौरमंडल में तूफान आते हुए और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा चुंबकीय क्षेत्र कैसे करता है, इस बात को पता लगाने के लिए नासा ने एक सैटेलाइट भेजा जिसका नाम है ट्रेसर्स। ठीक है, यह क्या करेगा? यह रियल टाइम पर हमको डाटा प्रोवाइड करेगा और दिखाएगा कि सौर कण और ऊर्जा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में कैसे प्रवेश करते हैं। यानी कि सौर मंडल के जो कण हैं वह पृथ्वी में किस, जैसे पृथ्वी है ये सौरमंडल कण आ रहे हैं, तो इनकी एंट्री किस तरीके से हो रही है, इसका रियल टाइम डाटा यह हमें भेजेगा, ताकि हम क्या कर सकें, हम अपनी टेक्नोलॉजी में इसकी मदद ले सकें। चाहे हम बात करें टेक्नोलॉजी को लेकर समझें तो हम संचार प्रणाली को समझें, चाहे हम पावर ग्रिड को बात करें, चाहे हम बात करें अंतरिक्ष मिशन को लेकर, हम अपनी टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग कर सकें, इसलिए इसको भेजा गया है। ठीक है साहब, क्लियर। इसे किसके द्वारा भेजा गया है? तो लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग लोकेशन क्या है बेटा? कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स से। ठीक, कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको पता चला रॉकेट कौन सा यूज किया गया? स्पेस एक्स फॉल्कन 9। लोकेशन क्या है? वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो सौरमंडल में तूफान आते हैं उनसे पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे बचाता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, इस बात को जानने के लिए हमने एक मिशन भेजा जिसका नाम है ट्रेसर्स। ठीक है, हमने नासा ने। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? क्लियर पॉइंट है। चलो, भारत के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत मौसम, नेविगेशन और संचार के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी पर, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंसी है सभी की, भारत की भी है। ठीक है, तो भारत के लिए है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर पॉइंट। आइए थोड़ा समझ लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, नासा को लेकर थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूज़ तो खत्म हो गई, बट नासा एक क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। थोड़ा नासा को भी जान लेते हैं। नासा, तो नासा क्या है बेटा? नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म लिख लीजिए। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो अंतरिक्ष में रिसर्च करती है और अंतरिक्ष में रिसर्च करती है, पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान को में रिसर्च करती है, चाहे हम बात करें एविएशन में रिसर्च करती है। यानी कि यह रिसर्च और एरोनॉटिक्स एक विंग है जहाँ पर सिर्फ रिसर्च और
रिसर्च के काम होते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष से रिलेटेड हो, चाहे पृथ्वी से रिलेटेड हो, चाहे एविएशन से रिलेटेड हो। अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। कि क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य के साथ स्थापना की गई थी? तो इसका उद्देश्य था बेटा कि अंतरिक्ष में क्या करना, रिसर्च करना है, और जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसका नेतृत्व इसे करना था। यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? जो अक्टूबर 1958 में इसको स्थापित किया था। अक्टूबर 1958 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। So thank you very much for the watching this video. I hope you are doing well, and it will be very helpful to you to watch the video. And I request you to again please kindly subscribe the channel to get the more information regarding